Students, are you able to see the screen? Students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज हमने रिवाइज करना है हिस्ट्री का चैप्टर द थ्री ऑर्डर्स। ये हमारा चैप्टर काफी पहले पूरा हो गया था। अगर आपको कोई दिक्कत आई है चैप्टर के किसी पर्टिकुलर पेज पर, किसी पैराग्राफ के अंदर, तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो फिर हम टेक अवे पॉइंट्स जो है वो रिवाइज करेंगे। एना, अंतिमा, आशिका, राहुल, ऋतिक, आप लोगों को कोई दिक्कत आई है इस चैप्टर के अंदर तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो आप जवाब दीजिए कि नहीं आई है और फिर हम आगे बढ़े। No, ma'am, no problem. Ishika and Ritik, do you have any problem? No, ma'am, no problem. Okay. तो अब इसके पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, टेक अवे पॉइंट्स। Due to socio-economic and political changes, Western Europe society was divided into three orders between the 9th and 16th centuries. After the fall of Roman Empire, many groups of Germanic people occupied the regions of Italy, Spain and France. अब socio-economic और political changes आ रहे थे यहाँ पर, तो उसकी वजह से वेस्टर्न यूरोप सोसाइटी जो थी वो तीन ऑर्डर्स में डिवाइड हो गई थी 9 से 16 सेंचुरी के बीच में। रोमन एम्पायर का फॉल हुआ था, यानी वो खत्म हो गया था, और कई सारे जर्मनिक पीपल जो हैं कई सारे जर्मनिक लोग जो हैं वो अपनी उन्होंने रीजन्स को ऑक्यूपाई कर लिया था, जगहों को ऑक्यूपाई कर लिया था इटली, स्पेन और फ्रांस में। The three orders are three social categories. तीन ऑर्डर्स जो हैं ये तीन सोशल कैटेगरीज हैं: क्रिश्चियन priest, land owning nobles and peasants. The term feudalism has been used by historians to describe the economic, legal, political, social relationships that existed in Europe in the medieval era. अब ये तीनों ही लोग जो हैं इन्होंने ये तीन ऑर्डर्स के अंदर अपनी जगह बनाई है, और ये जो टर्म है फ्यूडलिज्म वो डिस्क्राइब की गई है, बताई गई है, यूज की गई डिस्क्राइब करने के लिए वहां पर जो आर्थिक, लीगल, पॉलिटिकल और सामाजिक रिश्ते थे इन तीनों ही कैटेगरी के लोगों के बीच में, उसको एक्सप्लेन करने के लिए फ्यूडलिज्म टर्म का इस्तेमाल किया गया है, और ये टर्म ज्यादा यूज हुई है मिडिवल एरा में। अब है थ्री ऑर्डर्स। फर्स्ट ऑर्डर प्रीस्ट यानी कि द क्लर्जी, कैथोलिक चर्च, यूरोप गाइडेड बाय बिशप्स एंड क्लर्क्स, पोप लिव्ड इन रोम, women could not become priest, monks, the church and the society। अब यहाँ पे तीन चार पॉइंट्स दिए गए हैं जो इस फर्स्ट ऑर्डर को डिस्क्राइब करते हैं। ये बेसिकली प्रीस्ट लोगों के लिए था, कैथोलिक चर्च में ये लोग रहते थे, ठीक है, और उसको एक अथॉरिटी की तरह उन्होंने देख रखा था, और यहाँ पे बिशप्स और क्लरिक्स जो थे वो दूसरे लोगों को गाइड किया करते थे, पोप जो है इनके वो रहा करते थे रोम के अंदर, वेमेन जो है उनको अलाउ नहीं था कि वो प्रीस्ट बन सके, और मंक्स बाद में और बनने लग गए थे जो चर्च और सोसाइटी से थोड़ा दूर जाकर के रहते थे, आइसोलेटेड जगह पे। सेकेंड ऑर्डर था नोबल्स, वसल्स ऑफ द किंग, ये वसल्स हुआ करते थे राजा के, नाइट्स के तौर पे। दे एंजॉयड अ प्रिविलेज स्टेटस, इनको एक काफी अच्छा स्टेटस मिला हुआ था। एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी, ये राजा की प्रॉपर्टी के ऊपर कंट्रोल करते थे, राजा के अंडर काम करते थे, इसलिए could raise troops, और ये अपने अंडर में काफी सारे लोगों को रखा करते थे। ट्रूप्स एक तरीके से आर्मी की जो टुकड़ी होती है उसको रेस किया करते थे। इवन कॉइन्स हिज ओन मनी, और ये खुद से अपनी मनी जो है उन्होंने निकाल रखा था, इन्होंने अपने कॉइन के तौर पे अपने वो कर रखे थे, मनी निकाल रखा था एक प्रॉपर तरीके से। थर्ड ऑर्डर पीजेंट्स, ये यानी कि किसान लोग,
फ्री पीजेंट्स एंड सर्व्स, पीजेंट्स और सर्व्स जो है उनको आजादी मिलनी थी, ठीक है, उनको गुलाम की तरह देखा जाता था। सर्व्स कल्टिवेटेड प्लॉट्स ऑफ लैंड बट दीज बिलोंग टू द लॉर्ड, सर्व जो है वो काम किया करते थे जमीन पर, ठीक है, किसकी जमीन हुआ करती थी, वो लॉर्ड की जमीन हुआ करती थी। अब है अ मैनुअल स्टेट, स्टेट क्या हुआ करता था, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पे क्लर्जी का। चर्च वॉज अ पावरफुल इंस्टीट्यूशन, चर्च जो है वो एक बहुत ही पावरफुल इंस्टीट्यूशन था। द पोप द हेड ऑफ द कैथोलिक चर्च लिव्ड इन रोम, जो पोप है वो हेड हुआ करते थे कैथोलिक चर्च के, जो रहा करते थे रोम में। बिशप्स वर रिलीजियस नोबिलिटी, बिशप्स जो है वो भी एक रिलीजियस नोबिलिटी के तौर पे देखे जाते थे। चर्च प्लेड अ मेजर रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द मिडिवल यूरोपियन सोसाइटी, चर्च जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे मिडिवल यूरोपियन सोसाइटी के अंदर। दे कलेक्टेड द टिथित टैक्स फ्रॉम द पीजेंट, और वो कलेक्ट करते थे टैक्स जिसको बोलते थे टिथित, ठीक है, ये किसानों से कलेक्ट किया करते थे। चर्च सेरेमनीज कॉपीड सेवरल फॉर्मल फ्यूडल कस्टम्स, चर्च की जो सेरेमनीज है वो काफी, उन्होंने अपनी सेरेमनीज कहाँ से ली थी, फ्यूडल कस्टम्स जो थे वहां से कॉपी करी हुई थी। Some Christians chose to live in isolation in abbeys, अब abbeys क्या होते थे, abbey एक साइरिक टर्म है, डिराइव्ड है, ठीक है, ये जिसका मतलब होता है अब्बा, एंड मीनिंग फादर, ठीक है, एन abbey was governed by an abbot or an abbess, ये जो है जगह ये किसके द्वारा चलाई जाती है, एबॉट और एबेस के द्वारा, ठीक है। तो क्रिश्चियंस जो है वो उन्होंने चूज किया था कि वो कहाँ रहेंगे, एबेस में, एक आइसोलेटेड जगह हुआ करती थी, वहां रहा करेंगे। Second point है nobility. The word feudalism is derived from German word feud, which means a piece of land. दूसरा वर्ड है feudalism, जो निकाला गया था एक जर्मन वर्ड feud से, जिसका मतलब होता है एक जमीन का टुकड़ा। Feudalism was a division of society that initially developed in medieval France, then in England and southern Italy. Feudalism जो है एक टर्म निकाली गई थी, उसका मतलब होता है कि सोसाइटी यानी समाज का बंटवारा, ठीक है, ये यूज की गई थी मिडिवल फ्रांस के अंदर, उसके बाद में इंग्लैंड में, और फिर सर्दर्न इटली के अंदर। It was a kind of agricultural production relationship between lords and peasants. ये एक तरह का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था जिसके अंदर रिश्ते बताए गए हैं लॉर्ड और पीजेंट के। The nobility had a privileged role in the social process with absolute control over his land. नोबिलिटी जो थी उनके पास में काफी प्रिविलेज और इम्पोर्टेंट रोल था, जिसके दौरान वो उनका पूरी तरह से कंट्रोल होता था किसी भी एक पर्टिकुलर लैंड के ऊपर। सोसाइटी का सोशल प्रोसेस था ये इनका। They raised troops that were called feudal levies. अब ये क्या करते थे, ट्रूप्स को पाला करते थे जिसके अंदर लोग रहा करते थे और उनके बिहाफ पे लड़ा करते थे वॉर्स के अंदर, उनको ये बोलते थे feudal levies. The king of France was linked to his people through the system of vassalage. और जो फ्रांस के राजा हुआ करते थे वो अपने लोगों से किस सिस्टम के द्वारा जुड़े होते थे, vassalage. The king was accepted as seigneur, दैट इज लॉर्ड। अब किंग जो है उसको एक्सेप्ट करते थे वो सिग्नोर के तौर पे, ठीक है, सीनियर के तौर पे, जो कि होता था लॉर्ड, टर्म दी हुई थी, किंग को ही बोला जाता था लॉर्ड। द नोबिलिटी लिव्ड इन मैनर हाउसेज, और नोबिलिटी जो है वो लोग कहाँ रहा करते थे, ये रहते थे मैनर हाउसेज में। द कैवलरी एंड द पीजेंट सोल्जर्स वर कॉल्ड नाइट्स, और जो कैवलरी यानी घुड़सवार सोल्जर्स जो थे, जो घोड़े पे सवार होकर के वॉर लड़ा करते थे, उनको बोलते हैं कैवलरी। और जो पीजेंट सोल्जर्स यानी पीजेंट सोल्जर्स फुट सोल्जर्स की तरह काम करते थे, उनको बोला जाता था नाइट्स, ठीक है, पीजेंट सोल्जर्स जो हुआ करते थे। मिन्स्ट्रेल्स एंड बार्ड्स टूर्ड फ्रांस, अब ये जो गाने बजाने वाले लोग होते थे मिन्स्ट्रेल्स और बार्ड्स, ये फ्रांस का पूरा टूर करते थे। सिंगिंग टेल्स ऑफ ब्रेव किंग्स एंड नाइट्स, और ये वहां पे गीत गाया करते थे, कहानियां गाया करते थे बहादुर राजा और नाइट्स के बारे में, उनकी विक्ट्रीज जो हुआ करती थी उनके बारे में, ये पूरे फ्रांस के अंदर गा करके उनको पॉपुलर करते थे। अभी तक किसी को भी कोई भी दिक्कत आई है किसी पॉइंट में तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. बाकी बच्चे भी जवाब देंगे, दिव्या, इशिका, राहुल और ऋतिक। You can use the chat option to reply. Okay, then we have peasantry. The peasants and serfs were two kinds of cultivators in medieval Europe. Peasant और serf दो तरह के cultivators थे जो चीजों को मतलब
किसानी करते थे, खेतीबाड़ी करते थे, और ये थे मिडिवल यूरोप के दौरान। फ्री पीजेंट्स लेबर्ड फॉर कल्टिवेटिंग द लॉर्ड्स फील्ड टू प्रोवाइड लेबर रेंट। फ्री पीजेंट लेबर जो है एक तरीके से टर्म दी गई थी उन लोगों के लिए जो लॉर्ड की फील्ड जो खेत हुआ करते थे उन पे काम करते थे, और वो अपनी मजदूरी करते थे इस बिहाफ पे कि उनको आगे जाकर के अपना रेंट जो है वो, क्योंकि उन्हीं के जमीन पर रहा करते थे ये लोग, तो वहां पर उनको किराए के तौर पे उनकी जमीनों पे ये काम किया करते थे कि काम कर लिया तो किराया जो है उस तरीके से माफ हो जाता था। They paid a direct tax called taili अब to the king। ये राजा को एक डायरेक्ट टैक्स दिया करते थे जिसको बोला जाता था टेली। यूरोपियन मोनार्क्स वर कॉल्ड न्यू मोनार्क्स। यूरोपियन मोनार्क्स जो हुआ करते थे उनको नए मोनार्क्स के तौर पे जाना जाता था। The Anglo-Saxons had a great council which the king consulted before imposing any tax। एंग्लो सैक्सन जो है उनका एक बड़ा काउंसिल हुआ करता था जिसमें राजा जो है उन पर पहले एडवाइस लेता था, कंसल्ट करता था अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, और उसके बाद में ही कोई टैक्स वहां पे लगाया करता था। दिस डेवलप्ड इनटू द पार्लियामेंट, और ये आगे जाकर के पार्लियामेंट का रूप लेता है। विद द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इट्स मेंबर्स द लॉर्ड्स एंड द क्लर्जी एंड द हाउस ऑफ कॉमन्स। यहाँ पे इनकी जो पार्लियामेंट सेटअप होती है इसके अंदर दो हाउसेज होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जहाँ पे मेंबर्स होते हैं लॉर्ड्स ऑफ क्लर्जी, और दूसरा होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे कि नाम से ही आपको पता पड़ रहा हो ये आम आदमी के लिए है। The English monarch Charles I ruled England from 1629 to 1640 without calling the parliament। इंग्लिश मोनार्क जो थे चार्ल्स फर्स्ट, उन्होंने इंग्लैंड पे रूल किया है 1629 से 1640 बिना इन्होंने पार्लियामेंट का यूज करे इन्होंने काम किया है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस, अब है फैक्टर्स जिनसे असर पड़ा सोशल और इकोनॉमिक रिलेशंस पे, वो थे एनवायरनमेंट, लैंड यूज, न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी और अर्बनाइजेशन। फिर है कैथेड्रल टाउन्स। फ्रॉम द 12th century लार्ज चर्चेस कॉल्ड कैथेड्रल्स। जो 12th century से ही बड़े जो चर्चेस हुआ करते थे उनको क्या टर्म दी गई, कैथेड्रल्स बोला गया। जो चर्च हैं वो तो है ही, पर उनसे ज्यादा बड़े चर्चेस जो थे उनको कैथेड्रल्स बोला गया। were being built in France, और ये सबसे पहले बनाए गए थे फ्रांस में। These belong to monasteries, और ये किसको बिलोंग करते थे, मोनेस्ट्रीज को। Cathedrals were built of stone, अब ये बनाए गए थे स्टोन से, पत्थर से। The area around the cathedrals became more populated and they became centers of pilgrimage। अब क्या हुआ, ये कैथेड्रल जो पत्थर से बनाए गए थे इनके आसपास का एरिया बहुत ज्यादा, वहां पे जनसंख्या रहने लगी, लोग बाग वहां पे ज्यादा बसने लगे, और वहां पर वो सेंटर बन गया किसका, तीर्थ स्थल का। स्मॉल टाउन्स डेवलप्ड अराउंड देम, छोटे छोटे टाउन्स उनके आसपास बनने लगे, डेवलप होने लगे। स्टेन ग्लास वाज यूज्ड फॉर विंडोज ऑफ द कैथेड्रल्स। अब ये जो कैथेड्रल्स होते थे इनकी जो खिड़कियों होती थी और खिड़कियों के अंदर जो कांच यूज किए जाते थे वो कलरफुल कांच हुआ करते थे। ड्यूरिंग द डे the sunlight would make them radiant and after sunset the light of candles would make them visible to people outside। अब ये रंग बिरंगे कांचों का इस्तेमाल जो करते थे कैथेड्रल्स की विंडोज में, खिड़कियों में, दिन के समय क्या होता था, सूरज की रोशनी उसके अंदर आती थी और चर्च को अंदर से रेडियंट यानी कि भर देती थी रोशनी से, और शाम के समय जो कैंडल्स वहां पे जलती थी उसकी रोशनी बाहर जाती थी और लोग बाग आसानी से देख पाते थे, मतलब अंदर की चीजों को। The stained glass narrated the stories in the Bible through pictures। अब ये जो रंग बिरंगे कांच थे इनको इस तरीके से लगाया गया था कि ये अपने आप में ही एक कहानी कह दे, जो बाइबल के अंदर इनकी जो होली बुक है बाइबल, उसके अंदर जो भी कहानियां या टेल्स जो भी दी गई हैं उसको नरेट करते हुए ये पिक्चर्स बनाते थे। यानी कि खिड़कियों के अंदर जो कांच लगाए जा रहे थे वो रंग बिरंगे कांच थे और उनको इस तरीके से लगाया जा रहा था कि वो अपने आप में एक पेंटिंग की तरह एक स्टोरी कहते हुए दिखे। Two of more well-known monasteries were those established by Saint Benedict in Italy in 529 and of Cluny in Burgundy in 910। इनमें से दो वेल नोन मोनेस्ट्रीज जो हैं वो एस्टेब्लिश की गई थी सेंट बेनेडिक्ट इटली के अंदर और दूसरी क्लूनी बर्गंडी के अंदर। फिर है द क्राइसिस ऑफ 14th सेंचुरी। क्या क्राइसिस आई थे उस समय में? In northern Europe, economic expansion slowed down. This was due to three factors। अब यूरोप के अंदर इकोनॉमिक एक्सपेंशन यानी आर्थिक रूप से ये जो फैल रहे थे वो धीरे धीरे कम हुआ और उसके तीन कारण हैं। In northern Europe, by the end of 13th century, the warm summers of the previous 300 years had given way
had given way to bitterly cold summers. Seasons for growing crops were reduced by a month. जैसे कि हमने चैप्टर के दौरान भी पढ़ा था, पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दियां पड़ा करती थी और 13th सेंचुरी के अंदर थोड़ी वार्म समर्स यानी कि इनकी गर्मियां जो है वो उनमें थोड़ी गर्मी हो रही थी, प्रॉपरली गर्मी हो रही थी। पहले के जमाने में गर्मी नहीं होती थी, वो भी ठंडे ही रहती थी, इस वजह से यहाँ पे ये फसल नहीं उगा पाते थे। और धीरे धीरे जब यहाँ पर गर्मी बढ़ने लगी थी तब ये फसल उगाने लगे थे और इनको आर्थिक चीजों के अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ था, इनकी ग्रोथ हुई थी। धीरे धीरे क्या हुआ, वापस से जो वार्म समर्स थी, जो पहले 300 साल पहले ठंडी हुआ करती थी, वो वापस से वैसी होने लगी और क्रॉप्स उगाने का जो सीजन हुआ करने लगा था वो सिर्फ अब 1 महीने तक का सिमट के रह गया था, यानी कि सिर्फ 1 मंथ ही जो वहां पर प्रॉपरली क्रॉप्स उग पा रही थी, गर्मी हो पा रही थी, तो इस वजह से क्रॉप्स उग पा रही थी प्रॉपरली। The trade was hit by a severe shortage of metal money because of a shortfall in the output of silver mines in Austria and Serbia. अब जो इनका व्यापार था उसमें मेटल मनी जो ये यूज कर रहे थे, कॉइन्स वगैरह, उसकी कमी आ गई थी, क्योंकि जो चांदी के सिक्के पहले ये यूज कर रहे थे, जो ऑस्ट्रिया और सर्बिया से ये ला रहे थे, वो खत्म होने लग गया था। This forced government to reduce the silver content of the currency. इसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पर सरकार जो इनकी थी उनको सिल्वर का इस्तेमाल यानी चांदी का इस्तेमाल कम करना पड़ा कॉइन्स बनाने के लिए, करेंसी बनाने के लिए, और दूसरे जो चीपर मेटल्स थे उनका इस्तेमाल इन लोगों ने करना शुरू करा। Ship carrying goods for distant countries had started arriving in European ports. The ships came with the rats carrying deadly bubonic plague infection, the Black Death. अब जो ships दूसरे दूर दराज के देशों से आ रहे थे सामान लेकर के यूरोपियन पोर्ट्स के अंदर, वो आने शुरू हुए और उन्हीं शिप में से एक बीमारी का इनके यहाँ पे फैलना शुरू हुआ, क्योंकि उन शिप्स के अंदर रेट्स आने लगे जिनके अंदर बहुत गंदी बीमारी इन्फेक्शन फैला हुआ था, ब्यूबोनिक प्लेग इन्फेक्शन, जिसको नाम दिया गया, जाना जाता था द ब्लैक डेथ के नाम से। उसके कारण यहाँ पर बहुत लोग बीमार पड़े, काफी लोग मर भी गए, क्योंकि उस समय में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आई थी कि ये लोग उस चीज को कुछ वैक्सीन वगैरह प्रॉपरली बना पाए। फिर है पॉलिटिकल चेंजेस। In the 15th and 16th centuries, European kings strengthened their military and financial power. अब 15th से 16th सेंचुरी के दौरान यूरोपियन किंग्स जो थे उन्होंने अपनी मिलिट्री को काफी इंप्रूव कर लिया था और फाइनेंशियली भी वो काफी स्ट्रॉन्ग हो गए थे। The new monarch Louis XI in France and Maximilian in Austria, Henry VII in England, and Isabel and the Ferdinand in Spain were absolutist rulers who started the process of organizing standing armies. अब यहाँ पर क्या हो रहा था, नए मोनार्क्स आ गए थे। फ्रांस के अंदर लुई, मैक्सिमिलियन ऑस्ट्रिया के अंदर, हेनरी इंग्लैंड के अंदर, इजेबेल और फर्डिनांड स्पेन के अंदर। ये एब्सोल्यूटिस्ट रूलर्स थे जिन्होंने अपने ऑर्गेनाइज करने का यानी आर्मीज को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था। उस प्रोसेस को उन्होंने शुरू कर दिया था जहां पे ये अपनी आर्मीज को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे और वेल इक्विप्ड कर रहे थे। Decline of feudalism and lordship in the 16th century paved the way for the rise of nation state in Europe. अब क्या हुआ, फ्यूडलिज्म खत्म हुआ, लॉर्डशिप खत्म हुई 16th सेंचुरी के अंदर, और उससे रास्ते बनने लगे कि अब नेशन स्टेट को प्रॉपरली राइज मिल सके, प्रॉपरली सब लोग जो है वो काम कर पाए अपना। French, German and Russian revolutions took place in 1789, 1848 and 1970 CE Common Era respectively. फ्रेंच, जर्मन और रशियन रेवोल्यूशन जो है वो हो रहे थे 1789 के अंदर, 1848 के अंदर और 1917 के अंदर। These revolutions inspired the people across the world and gave a rich legacy of liberty and equality to reconstruct the society in a new way. अब ये जितने भी रेवोल्यूशन हुए, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जर्मन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, इससे यहाँ पर दुनिया भर के लोगों को क्या मिल रही थी, इंस्पिरेशन मिल रही थी कि किस तरीके से हम अपना सकते हैं लिबर्टी को, इक्वालिटी को, हमारी सोसाइटी को एक नई तरीके से शेप देने के लिए। अभी तक किसी को कोई दिक्कत आई है किसी भी पॉइंट में तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. Okay.
अब है राइज ऑफ फोर्थ ऑर्डर, न्यू टाउन्स एंड टाउन्स पीपल। अब यहाँ पर फोर्थ ऑर्डर कैसे राइज हुआ, हमने चैप्टर का नाम पढ़ा है 3 ऑर्डर्स, लेकिन यहाँ पे एक फोर्थ ऑर्डर भी हुआ था जिसमें नए टाउन्स और टाउन के लोग जो हैं वो फ्लरिश कर रहे थे। Expansion in agriculture was accompanied by growth in 3 related areas: population, trade and towns. अब agriculture जो है वो 3 areas में बढ़ रहा था, population बढ़ रही थी, trade भी बढ़ रहा था और towns भी बढ़ रहे थे. The towns of Roman Empire had become deserted and ruined after its fall. जब रोमन एम्पायर का फॉल हुआ यानी कि वो खत्म हुआ तो वहां के जो टाउन्स थे वो भी खराब हो, मतलब पूरे तरीके से वीरान सुनसान हो गए और खराब हो गए. But from the 11th century, as agriculture increased and became able to sustain higher levels of population, towns began to grow again. लेकिन जब 11th century आई और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज बढ़ने लगी तब वहां पर अच्छी पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, टाउन्स भी बढ़ने लगे वापस से. Towns offered the prospect of paid work and freedom from the lord's control for young people from peasant families. Towns जो हैं वो बढ़ने लगे, उनमें काम बढ़ने लगा, फ्रीडम मिलने लगा लॉर्ड से, ठीक है, लॉर्ड के कंट्रोल से लोग आजाद हो गए थे और यंग लोग जो थे पीजेंट फैमिलीज के, उनके ऊपर अब कोई कंट्रोल नहीं था, वो अपने हिसाब से चीजें कर सकते थे. Towns offered the prospect of paid work, ये तो हमने पढ़ लिया था. The bigger towns had populations of about 30,000. जो बड़े से बड़े टाउन हुआ करते थे उनके अंदर अब जनसंख्या 30,000 तक बढ़ गई थी, 30,000 लोग वहां पे रह रहे थे. They could be said to have formed a fourth order, और इसीलिए उनको कहा जा सकता है कि उन्होंने एक फोर्थ ऑर्डर शुरू कर दिया था. Guild, the basis of economic organization was the guild. जो किसी भी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का मेन बेस हुआ करता था वो होता था गिल्ड. ये एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती थी जो लोगों की एसोसिएशन होती थी जहाँ पे सारे लोग आकर के बैठते थे, डिस्कशन करते थे कि किस तरह का प्रोडक्ट हमें बनाना है, किस प्राइस पे हमें बेचना है, क्या उसकी प्राइस सेट करनी है. ये सारी चीजें एक क्लब की तरह इन्होंने शुरू कर दी थी. Each craft or industry was organized into a guild. हर क्राफ्ट और हर इंडस्ट्री एक गिल्ड के अंदर समेट करके ऑर्गेनाइज कर दी गई थी. An association which controlled the quality of product, its price and its sale. ये एक इस तरह की एसोसिएशन थी जो कंट्रोल करती थी कि किस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा, उसकी प्राइस क्या होगी और उसको किस पे बेचा जाएगा. The guild hall was a feature of every town. हर टाउन के अंदर एक गिल्ड हॉल हुआ करता था. It was a building for ceremonial functions. ये एक तरह की बिल्डिंग थी जहाँ पे सारी ceremonial functions भी हुआ करते थे. And where the heads of all guilds were met formally. और ये एक तरह की ऐसी जगह थी जहाँ पर सारी गिल्ड के जो मेंबर्स हुआ करते थे वो फॉर्मली मिलते थे. अब जैसे आज के जमाने के अंदर हमारे क्लब्स होते हैं और ऑफिसेज होते हैं, वहां पे सारे लोग बैठ करके इकट्ठा होकर के चीजों को मतलब डिस्कस करते हैं, पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, वैसे ही उस जमाने में गिल्ड हुआ करता था. Sources: have a castle in England, Salisbury Cathedral in England, Nemours Castle in France, Canterbury Tales written by Chaucer. अब ये सारे इसके सोर्सेज हैं जिनसे हमें इस चीज की जानकारी मिलती है. अब है टाइमलाइन. Early history of France, refer to page number 134 of the textbook. यहाँ पे टाइमलाइन दे रखी है, वो आपके पेज नंबर दे रखे कि कौन से पेज पे कौन सी चीज आपको मेंशन्ड है, वहां पे आप पढ़ सकते हैं इसको. टाइमलाइन को अलग अलग टाइमलाइंस दे रखी है. फ्रांस की जो हिस्ट्री उसके बारे में पेज 34 पे है, 11 से 14 सेंचुरी का 149 पेज पर है, और न्यू मोनार्की जो शुरू हुई थी वो है पेज नंबर 150 पे. कुछ कीवर्ड्स हैं: फ्यूडलिज्म, एबी, डून टू डे मेयंस, यानी कि फ्यूडलिज्म और एबी के बारे में हमने पढ़ लिया था. 13th century French poem to be sung recounting the adventures of the knights. डून डे मायंस एक तरह की पोम है, फ्रेंच पोम, जिसमें बताया गया है जो भी नाइट्स के एडवेंचर्स में उनके बारे में ये लिखी हुई है. ये 13th century में लिखी गई थी. Monastery, the word monastery is derived from the Greek word monos, meaning someone who lives alone. मोनेस्ट्री शब्द जो है निकाला गया है ग्रीक वर्ड मोनो से, जिसका मतलब होता है वो व्यक्ति जो अकेला रहता है. फिर है द ब्लैक डेथ. द ब्लैक डेथ, ships with rats carrying the deadly bubonic plague infection in Western Europe between 1347 and 1350. अब ब्लैक डेथ वो शिप जो रेड्स लेकर के आए थे और जिनमें बीमारियां फैली थी, प्लेग फैला था पूरे वेस्टर्न यूरोप के अंदर 1347 से 1350 तक के टाइम पीरियड में. Fourth order, the bigger towns had populations of about 30,000.
फोर्थ ऑर्डर जहाँ पे बताया गया है कि कितने टाउन्स जो नए बने थे बड़े बड़े, वहां पे पॉपुलेशन करीब 30,000 हुआ करती थी। दे कुड बी सेड टू हैव अ फॉर्म्ड फोर्थ ऑर्डर, इसीलिए उनको बोला जा सकता है कि उन्होंने एक फोर्थ ऑर्डर स्टैब्लिश कर लिया था। किसी को कोई दिक्कत किसी भी पॉइंट में तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम ये डून दे माइंस एक बार वापस समझा दीजिए। पोम का नाम है, कविता का नाम है, जो उन्होंने एडवेंचर्स किए हैं नाइट्स ने 13th सेंचुरी के अंदर, उनके कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है। उनके एडवेंचर्स को वापस याद करते हुए उनकी एक तरीके से तारीफ करते हुए उनकी प्रेज में लिखी गई है। ओके मैम। इशिका, राहुल और ऋतिक, किसी को कोई दिक्कत? बाकी बच्चे भी रिप्लाई करेंगे। यू कैन यूज द चैट ऑप्शन। ओके, तो हमने ये चैप्टर का रिवीजन कर लिया है और ये कंप्लीट हो गया है। इसका टेस्ट कब होगा आपको बता दिया जाएगा, और ट्यूसडे को जो है आपका पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट होगा, राइट्स का, और थर्सडे को जब हमारा ऑफलाइन स्कूल लगेगा तब हम टेस्ट लेंगे सोशल जस्टिस का। दोनों का रिवीजन हमने कल कर लिया था, इसलिए अब इसका टेस्ट ले सकते हैं हम, और ये वाले चैप्टर का हम कब टेस्ट लेंगे वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है? So that's it for today, students. Have a nice day ahead. God bless you all. थैंक यू मैम। Welcome.